वेलकम बैक वंस अगेन। अब एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में इतना इल्म नहीं होता, और जब वो बीमारी आप पर अटैक करती है फिर हमें पता चलता है कि ओहो ये काम करने से या आपकी बॉडी अगर इस कंडीशन में है तो आपके ऊपर ये अटैक हो सकता है। यानी मैं बात करी फालिज के हवाले से। खून की शरियानों के बंद होने या फटने की वजह से ये बीमारी होती है और इसकी वजह से मरीज़ को तवील अरसे तक माजूरी लाहक हो सकती है। फालिज दुनिया में अमवात की तीसरी बड़ी वजह है। जब मुतल्लका हिस्सा अगर उसको खून और ऑक्सीजन की फराहमी बंद हो जाए तो जिस्म में कमज़ोरी समेत कई अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इससे जिस्म का मुतासरा हिस्सा जो है कम काम करता है या फिर समहाउ वो काम करना छोड़ देता है। फैसल, इस हवाले से हमने देखा कि ये बीमारी वैसे तो लोगों में होती है, बट जब बच्चों में हो जाती है ये खुदा ना खास्ता, तो इससे निमटना जो है वो एक इट्स अ चैलेंज, डबल चैलेंज पेरेंट्स के लिए तो यस, बहुत बड़ा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इस पे हम बात करेंगे। आज हमने मदु किया है पीस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एंड हाँ 10 बजे तो स्टिल इट्स मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये बीमारी जो है पाकिस्तान में आम है, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं इसकी, बट व्हेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन, बच्चों में उसकी क्या कॉजेज़ होती हैं और पाकिस्तान में क्या रेट है उसका फालिज का बच्चों में हो? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जो है आपने मुझे यहाँ दावत दी। और इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही अनकॉमन समझा जाता है। ये अनकॉमन नहीं है, इट्स अंडर रिपोर्टेड। सो बेसिकली बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में आपने 2-3 बातें की कि अटैक, जैसे कि हार्ट अटैक होता है, फालिज का दूसरा नाम ब्रेन अटैक है। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल जैसे हार्ट अटैक कहते हैं हम इसको ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं। और बिल्कुल ये दिमाग में खून की रवानी मुतासर होने से जो है ये सूरत हाल पैदा होती है। अब रवानी की, जब हम खून की रवानी की बात करते हैं तो जो खून है वो दिमाग में पहुंचता है और दिमाग से वापस भी निकलता है। तो इस तरह हमें आर्टरीज़ और जो वीनस साइनसेस हैं, ये दो मुख्तलिफ रवानी में हमें मदद करते हैं खून की रवानी में, तो ये मुतासर हो सकते हैं। बच्चों में जो फालिज है वो बहुत मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट करता है। इसीलिए ये अंडर रिपोर्टेड है और इसकी शायद जो है वो अहमियत इतनी नहीं समझी जाती। बड़ों में जो फालिज होता है वो बड़ा जो है वाज़े होता है, लेकिन बच्चों में इसको जो है इसमें डिले हो जाता है पहचानते। बच्चों में एक ख़ास बात एक और ये होती है कि जब हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा बहुत सारी डिफरेंट एजेस में होता है। एक न्यूबॉर्न नौमौलूद भी एक बच्चा है, एक जो है वो इन्फेंट 1 साल तक की उम्र का भी बच्चा है, टॉडलर जो कि सही से अभी चलना भी नहीं सीखा होता, फिर स्कूल गोइंग है, फिर एडोलेसेंट एज है। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं। तो अगर हम फालिज की बात करें तो हर एज में तकरीबन ये बहुत डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करता है। अब एक नौमौलूद बच्चे में फालिज जो है वो झटकों की सूरत या फिट्स की सूरत में प्रेजेंट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक हाथ की कमज़ोरी या एक साइड की, एक जिस्म के किसी एक हिस्से की कमज़ोरी, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो जिस्म के किसी एक ख़ास हिस्से की कमज़ोरी को महसूस करना या उसको देखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है पेरेंट्स के लिए। इवन डॉक्टर्स इसमें जो है काफ़ी इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। तो ये फालिज जो है कभी कभार जो है ये हमें इस सूरत में प्रेजेंट करता है कि झटके आते हैं, झटके दौरे आते हैं, बच्चा बहुत देर तक सोता रहता है, एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब उसको देखा जाता है, उसको इन डिटेल इन डेप्थ जब देखा जाता है तो वो फालिज की सूरत होती है नौमौलूद बच्चों में। बड़े बच्चों में स्कूल गोइंग में जिस्म का अचानक एक हिस्सा काम छोड़ देता है और जिस तरह बड़ों में प्रेजेंट करता है, या स्पीच में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो चूँकि दिमाग के बहुत सारे काम हैं, तो किसी भी दिमाग का वो हिस्सा जो मुतासर होता है तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ बच्चों में फालिज। आपने ये बात की कि ये जो है कॉमन कितना है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में तो इसका डाटा नहीं है, क्योंकि दुनिया जहाँ में ये स्ट्रोक सेंटर्स होते हैं, एक हस्पताल का एक हिस्सा जो है वो मुख्तस किया जाता है और पीडियाट्रिक स्ट्रोक सेंटर्स जिसको कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास कोई इस तरह का कोई सेंटर नहीं है। और इस सेंटर की होने की वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आप जल्द से जल्द जो है आप उसका इलाज शुरू कर दें। ये एक ऐसी उन बीमारियों में से है जिसका इलाज बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। तो इसलिए उसको इस सारे प्रोसेस को इजी करने के लिए, तेज़ करने के लिए स्ट्रोक सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए डाटा की भी कमी है। दुनिया जहाँ हमें कहा जाता है कि ये तकरीबन रेंज है
फ्रॉम 5 to 15 पर एवरी 100,000, 1 लाख में तकरीबन 5 से 15 बच्चे जो हैं वो जो कि एक बड़ा नंबर है। जैसा आपने बताया एडल्ट में 3/3 उसमें है, लेकिन बच्चों में ये 10th जो है विद इन द 10 कॉजेज़ ऑफ डेथ में ये आता है। और डिसेबिलिटी आजकल जो मॉर्टेलिटी है, जो डेथ है, उससे ज़्यादा जो मेडिकल फील्ड में अहमियत हासिल है वो डिसेबिलिटी को हासिल है, मॉर्बिडिटी को, क्योंकि जो फाइनेंशियल बर्डन, अखराजात और एक मॉर्बिडिटी में एक डिसेबिलिटी को वो करने में आते हैं, तो उस पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है आजकल। हर वो बीमारी जिससे डिसेबिलिटी हो उस पे ज़्यादा काम किया जाता है, उसके बारे में रिसर्च ज़्यादा की जाती है, उसमें फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे 5 किलर्स में नमूनिया है, मलेरिया है, तो दीज आर द किलर्स। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे सेरिब्रल पाल्सी है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, चाइल्डहुड एपिलेप्सी, तो ये सारी डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो डिसेबिलिटी एक नेशन पे, एक माशरे पे बहुत बड़ा जो है वो बर्डन आ जाता है, तो खास तौर पे जैसे हमारी सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये कि आपने कहा ना कि इसका जितनी जल्दी इलाज हो जाए बेहतर है, तो किस स्टेज में आके इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है और क्या सिम्टम्स होते हैं कि खुदा न खास्ता किसी के बच्चे को इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो माँ जो है, आपने कहा ना ज़्यादा सोता है, तो अमूमन हम आए तो ये सोचते हैं कि अच्छा सो रहा है, ओके रेस्ट करा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 16 घंटे की नींद बड़ी ज़रूरी है बच्चे की। तो क्या सिम्टम्स हैं और किस स्टेज पे आके इलाज मुश्किल होता है? देखिए, नौमौलूद बच्चा जो है वो उसका जो बेसिकली चीज़ होती है वो यही है, सोना होता है और फीड करना होता है। एक्टिविटी एक ख़ास उसकी एक्टिविटी होती है बच्चे की, अगर उस एक्टिविटी में कमी महसूस हो रही है, बच्चा फीड नहीं ले रहा। इनएबिलिटी टू टेक फीड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, जहाँ पे माओं को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चा बहुत देर तक सो रहा है और वो फीड भी नहीं ले रहा। अब यूजुअली बच्चा जो भूखा होता है, वो नौमौलूद बच्चा 3 से 4 घंटे में उसको भूख लगना शुरू हो जाती है, वो क्राई करता है, वो नींद से उठ के फीड मांगता है। तो अगर वो फीड की डिमांड कम हो जाए, या फीड अगर डिमांड भी कर रहा है, फीड लेते हुए माँ को महसूस हो कि ये उतने अच्छी तरह से फीड नहीं ले रहा, या तो उसकी जो फीड लेने की सलाहियत है वो मुतासिर हो रही है, या उसकी निगलने की सलाहियत जो है वो मुतासिर हो रही है, तो दोनों सूरत हाल में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है सोने के हवाले से। फिट्स या झटके दौरे, इनको पहचानना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी बच्चों में जो नज़र आती है, फिट्स पहचानना जो है एक छोटे बच्चे में अक्सर जो है वो एक जर्क की सूरत में, सिर्फ एक बॉडी का एक हिस्सा ट्विच करता है, जर्क करता है। आम तौर पे बच्चों में नींद में ये कितनी ख़तरनाक बात नहीं होती, नींद में बच्चे जर्क्स करते हैं, लेकिन अगर वो जागते हुए जर्क कर रहा है या स्पैज़म कर रहा है, एकदम से हाथ आगे कर रहा है, या बॉडी का कोई हिस्सा कंटिन्यूस शेकिंग मूवमेंट में है, तो एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए और फ़ौरन अस्पताल जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इमरजेंसी ले जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर अमन, अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं एल्डर पीपल में स्टेजेस होते हैं, किसी का इतना हाथ काम करना छोड़ देता है, किसी का यहाँ तक छोड़ देता है, और कोई तो बिल्कुल हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, तो वो बेचारा, उसका सिर्फ ये मूव हो रहा होता है, ये मूव नहीं हो रहा होता। तो क्या बच्चों में भी ऐसा ही होता है? वन थिंग, एंड सेकंड, पैरालिसिस इन इटसेल्फ एक बीमारी, लेकिन अगर वो छोटे बच्चों में होती है तो क्या वो दीगर बीमारियों को भी ट्रिगर कर सकती है? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं इस तरह से लूँगा कि बच्चों में फालिज बड़ों के फालिज से मुख्तलिफ कैसा है। तो ये 3 तरह से जो है हम इसको देख सकते हैं। एक हमने बात कर ली है कि इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ये प्रेजेंट डिफरेंट तरीके से करता है। जैसे फिट्स हैं, छोटे बच्चों में एक्सेसिव स्लीपीनेस है, डिक्रीज एक्टिविटी है, तो इसकी प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ होती है। दूसरी बात जो मुख्तलिफ है वो ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर्स, जैसे बड़ों में हम कहते हैं फालिज, उनमें रिस्क फैक्टर जो है हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो बच्चों में रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। उनमें जो छोटे जो इन्फेक्शंस होते हैं, जिनको हम बहुत आम तौर पे सीरियस नहीं ले रहे होते, छोटे इन्फेक्शन जो हैं वो स्ट्रोक में, स्पेशली साइनसेस वो कैविटी हैं अराउंड द एयर पैसेज, जो एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। अगर साइनोसाइटिस हो जाए, साइनस का इन्फेक्शन हो जाए, या फेस के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए, तो वो हमारे फेस का कुछ एरिया डेंजर एरिया ऑफ फेस कहलाता है। अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है
तो वो जो है इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन में जाके वो शरियानों को इन्वेड करके जो है वो स्ट्रोक करा सकता है। तो इसी तरह मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार जो है, इट कैन लीड टू चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है वो एक इन्फेक्शन है। चिकन पॉक्स के ख़त्म, एक वायरल इन्फेक्शन है, उसके ख़त्म होने के बाद जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी इन्वेड करती है वेसल्स को और ख़ून की शरियानों को इन्वेड करती है और उनमें ब्लॉकेज कर देती है। तो इस तरह के इन्फेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों में कुछ पैदाइशी तौर पे कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कोई थ्रोम्बस, कोई खून का क्लॉट वगैरह। अगर हार्ट अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा ब्लड को तो क्लॉट जाके ब्रेन में फंस सकता है। कार्डियक कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ब्लड की कुछ एनीमियाज, कुछ डिसऑर्डर्स, सिकल सेल। हमारी खून के शरियानों में जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सुर्ख खलिए होते हैं, उनकी ख़ास शेप होती है, बिल्कुल एक बाई कॉन्केव जैसे कि एक कॉइन की तरह होता है, और वो ताकि उनकी मूवमेंट में आसानी हो। अगर उनकी शेप ख़राब हो जाती है, जैसे सिकल सेल डिजीज़ हम कहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक। होती खून की बीमारी है, एंड अप होती है स्ट्रोक में। होता इन्फेक्शन है, एंड अप होता है स्ट्रोक में। होता वो कार्डियक मसला है, एंड अप होता है वो स्ट्रोक में, फालिज में। इसी तरह ऑटोइम्यून, आप बता रहे हैं। जी हाँ, सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं बहुत कॉमन है आजकल। ऑटोइम्यून क्या होता है कि जब हमारी इम्यूनिटी होती है बच्चों की, वो इम्यूनिटी कभी कभार अपने इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि दिफाई निज़ाम है, तो जब वो दिफाई निज़ाम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है तो वो अपनी जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो है इन कंडीशन को हम ऑटोइम्यून कंडीशंस कहते हैं। तो ऑटोइम्यून कंडीशंस कैन लीड टू स्ट्रोक। दिमाग की शरियानों को जो है वो कर सकते हैं। सो कॉजेज़ डिफरेंट हैं। एंड तीसरी बात जो डिफरेंट है बड़ों में और बच्चों में, वो है प्रोग्नोसिस। जैसे आपने कहा कि जैसे जिस्म का एक हिस्सा फालिज हो जाता है, बच्चे का दिमाग एक ग्रोइंग ब्रेन होता है एंड उसको हम कहते हैं प्लास्टिक ब्रेन, ठीक है, और बड़े का दिमाग होता है इलास्टिक ब्रेन, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी ये कहती है कि 7 साल तक जो है वो दिमाग जो है वो प्लास्टिक की तरह आप खींचेंगे तो खिंचता जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो इलास्टिक हो जाएगा, आप खींचेंगे छोड़ेंगे वापस आ जाएगा। तो रिहैब की जो अहमियत है, मतलब अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है बच्चे को, और अगर आप अच्छी रिहैब करें तो उसके ब्रेन का जो एरिया है उसके इर्द गिर्द का एरिया वो फंक्शन ले सकता है। सो स्ट्रोक या लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी इन चिल्ड्रन does not mean this is permanent. Rehabilitation is very important. Very important. Thank you so much डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम ये वाले जो बड़े अहम मौज़ूआत हैं उस पर बात करें, बिकॉज बड़े में हो या छोटे में बीमारी तो बीमारी है, बट छोटे बच्चों में हो जाए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ना संभालना, उन्हें समझाना।